ठीक है, ये आपने रिवर्स जाना है इम्प्रेस्ड अमाउंट के लिए कि आपके अकाउंट में कितनी पड़ी हुई थी। तो जो 70 भी है। आपके पास ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है 70, तो जो आपके पास ट्रांजैक्शंस होंगी उनको एंड करना है, फिनिश करना है रिलेटिंग टू व्हाट अमाउंट डू यू हैव। ओके, यस। गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 95। अच्छा जी, व्हाट जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू record goods taken from inventory by owner of business for personal use? पर्सनल यूज आपने डी। क्या लगाया? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। Goods taken from inventory by the owner for personal use. डी। सर डी नहीं है इसका। डी वाला डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं भाई, डी तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास से इन्वेंट्री जा रही है। ठीक है, तो इस सेंस में जो है यहाँ पे ए या सी, शाबाश जैन, ठीक है, ए या सी सुइटेबल है। ठीक है, देखे ना, जो इन्वेंट्री जो है ओनर अब इन्वेंट्री ले रहा है, आपने हमेशा बिजनेस कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, अब कंपनी के पास ये समझ लें यहाँ पे इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री आउट हो रही है, इन्वेंट्री हमारे पास डेबिट होती है तो वो फिनिश हो रही है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम क्यों परचेजेस को क्यों करवा रहे होते हैं? परचेजेस को करवाने की इसकी वजह कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ठीक है, कि ओनर ने जो खरीदा हुआ था वो परचेजेस उसने लेस कर दी। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेंट्री को लेस करवाएं तो वो जो है ना सिलसिला कॉस्ट ऑफ सेल में रिवर्स हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में कैसे रिवर्स होगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में आपको पता होता है हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करवाते हैं। जेन, याद है? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या करते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंटरी। यहाँ तक बात एंडिंग। क्लियर है? तो यस। एंडिंग इन्वेंट्री को हम अगर और लेस कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। फिर डायरेक्ट हम परचेजेस में से करवाते हैं कि ओनर ने उस ईयर में जो परचेजेस की उसमें से जो उसने रिमूव की। ठीक है, एक मिनट यस। मुझे दीजिएगा, कॉल आ रही थी। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम इसको परचेजेस में से क्यों निकालते हैं, इन्वेंट्री में से क्यों नहीं निकालते। ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री में से, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बचती है ना,
वो हम यही कहते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस ये क्या हो गई हैं, सोल्ड हो गई हैं। तो जो बाकी बचा है वो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। समझ आई? यहाँ तक बात क्लियर है Yes, सबको? अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा जो जिसको जिसकी वजह से ये एंट्री परचेजेस वाली बनी है, कि परचेजेस को क्यों क्रेडिट बनते हैं। क्योंकि ओनर ने जो चीजें निकाली वो सेल नहीं हुई हैं, तो इन्वेंट्री हमारी सोल्ड नहीं हुई है, सोल्ड होने से पहले ही वो रिमूव हो चुकी है। तो इसलिए वो परचेजेस में से निकलेगी। अगर परचेजेस में पुट हो और क्लोजिंग इन्वेंट्री से हम लेस करें तो फिर बिजनेस थोड़ा सा उल्ट चला जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फेयर अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री से इसको लेस करवाएंगे रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा, वो चीज हमारी सेल में चली जाएगी कि हमने सेल करवाई है। ठीक है? समझ आई कि नहीं? यस सर। yes, sir. समझ आई? वो कॉस्ट ऑफ सेल में शो होगी और वो हमारी ऑटोमेटिकली सेल में शो होगी कि इतनी इन्वेंट्री हमने सेल की है। जबकि वो सेल नहीं हुई है, ओनर ने निकाली है। तो ओनर ने निकाली है तो परचेजेस को पहले ही माइनस कर देते हैं कि हमारे पास परचेजेस इतनी थी ही नहीं, तो रियल सेल जो है वो हमारे पास आएगी। ठीक है? वही चीजें हम बताएंगे जो वाकया ही में सेल हुई। समझ आ रही है? यस। यस सर। ठीक है, इस वजह से इन्वेंट्री में हम नहीं कर रहे क्रेडिट। कॉन्सेप्ट आपका राइट है, जबरदस्त, गुड। अब ये क्लियर हुआ? यस सर। वेल डन। नेक्स्ट। कोई और भी बोल दे जिसका और के भी रॉन्ग हुए होंगे। 111 sir. मेरा भी रॉन्ग है सर। यार हसीब, आपने अभी तक ये एसेट रजिस्टर 111 यही वाला जी सर. एसेट रजिस्टर वाले आपने नहीं छोड़े अभी तक हैं? सर जी ये इसमें नहीं समझ आ रही थी, सारे ही जो ठीक लग रहे थे वो गलत था और समझ ही नहीं आ रही थी। क्या क्या लगाया था आपने? क्या क्या लगाए थे ऑप्शन? ये जैन आपका भी रॉन्ग है। निसार यस आपका सर भी रॉन्ग रॉन्ग है। है। निसार मुझे लगता है लीव ही हो गया। निसार इधर है, हसीब चला जाता है। निसार आपका भी रॉन्ग है। सार साहब कहीं सोए हुए हैं शायद। सर जी अच्छा इसमें ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला है इसकी समझ नहीं आई, फिर इसको किधर एडजस्ट करना है। ओके, करते हैं। ठीक है जी, पूछ क्या रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी किस में पूछ रहे हैं? द नॉन करंट एसेट रजिस्टर्स शोइंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑफ $85,600. द लेजर अकाउंट्स इंक्लूड अ कॉस्ट बैलेंस ऑफ $, and an accumulated depreciation balance of $55,000. ठीक है, कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है किस किस में? नॉन करंट एसेट रजिस्टर कह रहा है कि कैरिंग अमाउंट है 85,600। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। नॉन करंट एसेट रजिस्टर। जबकि लेजर अकाउंट की कैरिंग अमाउंट क्या है? ये समझ लो, एनसीए बोल रहा है मेरे पास रिकॉर्ड है 85,600। दूसरा लेजर अकाउंट्स कह रहे हैं हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड है 185,000 में से -55 करो तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 185,000 -55,000 जीरो 130. 130। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक यस सर। सबको क्लियर है? Yeah. ठीक है, कि यस। लेजर अकाउंट्स में ये बैलेंस आ रहा है नॉन करंट एसेट रजिस्टर में, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के रिलेटेड ये बैलेंस आ रहा है। डिस्क्रिपेंसी तो है, कितने की है? 30,000
प्लस ये 14,400 और 44,400, ठीक है। इतने की डिस्क्रिपेंसी है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ ना आई हो? जैन, हसीब? सर नहीं आया समझ इस टाइम। अच्छा, देखो भाई, यहाँ तक क्लियर है? कैरिंग अमाउंट तक हमने कैरिंग अमाउंट्स निकाली दोनों की। सर जी 130 तक लगा। किधर तक? 130 जो कैरिंग अमाउंट। कैरिंग हाँ, अमाउंट। एनसीए, जी सर। नॉन करंट एसेट की कैरिंग अमाउंट रजिस्टर में लिखी हुई है 85,600, जबकि लेजर अकाउंट्स में हमने मेंशन की हुई है 130,000। डिफरेंस तो है ना। हमारा लेजर कह रहा है हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 1,30,000 की वैल्यू के हैं, जबकि हमने रजिस्टर में पुट किया हुआ है, रजिस्टर में अमाउंट जो है वो 85,600 है। तो रजिस्टर में कितने से कम शो हो रही है? 44,400 से। 44,400। जी ठीक है, सर। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? यस। यहाँ तक क्लियर है? ये डिफरेंस आ रहा है हमारा। अब हमने यही बताना है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, किधर अमाउंट गलत है, या इधर गलत है या इधर रॉन्ग है। ठीक है, या दोनों साइड कोई थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्लियर? यस सर। पहले से देखें कि 44,400 डिफरेंस क्लियर होता है कि नहीं। पहली स्टेटमेंट देखें तो, ओमिशन ऑफ एन एडिशन ऑफ लैंड कॉस्टिंग $30,000 फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। कह रहे हैं लेजर अकाउंट्स में हमने लैंड पुट नहीं की 30,000 की। भाई अगर लेजर अकाउंट्स में 30,000 और डालें तो ये 160,000 बन जाएंगे। ये तो डिफरेंस ज्यादा हो और जाएगा। ज्यादा हो रहा है डिफरेंस। फिर आगे देखें तो, फिर कह रहे हैं हमने एक ओमिशन डिस्पोजल, एक एसेट डिस्पोज किया और वो रजिस्टर में से नहीं माइनस किया। भाई ये रजिस्टर में से माइनस करोगे तो रजिस्टर वाली वैल्यू और कम हो जाएगी, तो डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा? और ज्यादा हो जाएगा। सम, समझ आई यहाँ तक इस स्टेप की? यस। यस सर। नेक्स्ट स्टेप, ओमिशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट अपवर्ड्स बाय, कहते हैं एसेट अपवर्ड हुआ वैल्यू से, एंड द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 20,000 फ्रॉम लेजर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 1,30,000 है। ठीक है, कह रहे हैं 16,600 हमने इधर नहीं पुट किया। एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं डाला, ओमिट कर दिया 20,000 से। ठीक है, ये दो हो गई यहाँ पे ट्रांजैक्शन। और फिर एंड द ओमिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 41,000, और कह रहे हैं हमने यहाँ से 41,000 का एसेट माइनस नहीं किया। भाई साहब ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा। यहाँ से 41,000 माइनस होगा तो ये 43,000 समझ लें हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ समझ लें नेट इम्पैक्ट 3,400 का पड़ता है, तो यहाँ पे 1,26,000 तक, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इतनी इतनी अमाउंट बचेगी। तो डिफरेंस और ज्यादा हो रहा है। समझ आई? यस सर। जी सर। यस सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट 3 वाली यस। यस स्टेटमेंट देखें तो, 3 वाली स्टेटमेंट है, ओमिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स। कह रहे हैं हमने एक डिस्पोजल मिस कर दिया, हमने एक एसेट डिस्पोज कर दिया था लेकिन लेजर अकाउंट से अभी तक नहीं निकला। ठीक है, अब इसको डील करते हैं। 130,000 है लेजर अकाउंट्स में बैलेंस अभी। ठीक है, इसमें से ये कॉस्ट है इतनी और डेप्रिसिएशन है इतनी। ठीक है, हम क्या चीज माइनस करते हैं? कॉस्ट माइनस करते हैं या क्या माइनस करते होते हैं? कैरिंग वैल्यू। हमारे पास कैरिंग वैल्यू है तो कैरिंग वैल्यू माइनस करेंगे। जैन, जैन आप बताएं जरा। ये दोबारा पूछें क्वेश्चन। अच्छा, हम यहाँ से एक एसिड डिस्पोज नहीं किया। ठीक है, एसिड डिस्पोज करना है तो हम कैरिंग अमाउंट एसिड की माइनस करते हैं या कास्ट माइनस करते हैं? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट करते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है, क्योंकि ये भी कैरिंग अमाउंट है तो हम कैरिंग अमाउंट को ही कैरिंग अमाउंट में से लेस कर सकते हैं। यही होता है कंसिस्टेंसी। ये आप कास्ट है माइनस करें तो वो बिल्कुल उल्ट हो जाता है। ठीक है, साथ में प्रिंसिपल भी यही है कि कैरिंग अमाउंट
आप डिस्पोज कर रहे होते सर हो। जी बस यही गलती हो रही थी। ठीक है, 25,600, इसमें से इसकी कैरिंग अमाउंट निकलेगी 11,200, माइनस करो तो 0,0441। ठीक है, 14,400। यहाँ से कैरिंग अमाउंट लेस होनी है, तो यहाँ पे क्या बच जाना है, 0,0652। 15। सर जी 15 सॉरी, आता है। हाँ, टू में से वन वन, 115,600। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है यस। जैन? यस सर। अब आगे ट्रांजैक्शन देखते हैं कि उसने क्या कहा है। फिर उसने कहा है द ओमिशन ऑफ एन एडिशन ऑफ लैंड कॉस्टिंग $30,000 फ्रॉम द रजिस्टर। उसने कहा एक लैंड ली थी, जमीन ली थी, जिसको हमने ओमिट कर दिया, रिकॉर्ड नहीं किया रजिस्टर में। ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू क्या थी, 85,600। तो इसमें हमने लैंड रिकॉर्ड यस नहीं सर। की 30,000 की, तो 30,000 की लैंड रिकॉर्ड करो। तो ये 8 में से 3, ये किधर में चला इक्वल आ गया, जाएगा। 8 और 3, हाँ 11 प्लस कर रहे हैं हम। तो ये 1,15,600 हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है, डिफरेंस खत्म हो गया है। तो हमें पता लगा, ये इसको रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। ठीक है, इसी को रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं, यस सर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, या ये थी नॉन करंट एसेट, ये लेजर रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, कि आपका बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा तो रिकॉन्साइल करो उसको कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये लास्ट वाला देखो अगर, तो ओमिशन ऑफ एन अपवर्ड्स रिवैल्यूएशन बाय 16,000 फ्रॉम द रजिस्टर, कि ओमिट किया 16,400 फ्रॉम रजिस्टर, एंड एक्सीडेंटल डेबिटिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ $2,000 टू द accumulated। कहते हैं कि हमने 28,000 accumulated डेप्रिसिएशन जो है लेजर अकाउंट से निकाल दी। ठीक है, वो उसको ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मजीद ऐड करना है। तो इसका नेट इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ये भी देख ले ज़रा। डेबिटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेजर अकाउंट, ये किधर है, 28,000 और 16,400। ये इधर 85,600 था। ये क्या है, 6 and 6, ये प्लस हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन हुई है 2, 1 ऊपर 6 और 1, यार ये क्या हो गया, 1, 16,400, ये 90, यानी 107 to 400। ठीक है, तो दूसरा क्या था यहाँ पे, ये ठीक है, ये है, ये नेट अमाउंट है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे 1,07 to 400 है ना, तो वहाँ पे हमारे पास नेट अमाउंट है 1,30,000। अगर 28,000 रिमूव भी करो, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उसने कहा कम करवाया हुआ है, तो 1,02,000 आएगा। ठीक है, मैच नहीं करते, इररेलीवेंट है। ठीक है, समझ आई? यस सर। समझ आई, तो 3 वाला हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, जो डिफरेंस हमारा खत्म कर देता है, हमें पता लगता है। तो ऐसे ये सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, हर ये जाके स्टेटमेंट पे तो पूरे तरीके से कवर किया करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। निसार साहब, आपका कौन सा रोंग हुआ है? आवाज आ रही है?
यस सर। अच्छा, कौन सा बताया आपने? अभी कौन सा रॉन्ग बताया है? आप सबसे पूछ रहा हूँ भाई, कोई रॉन्ग है कि आगे नहीं है? सो 138 फाइव इससे सर। पहले किसी पे है तो 138। यस ओके। 125 ही है। 125। इसमें का डेप्रिसिएशन चार्ज इंक्लूडिंग, ये किस किस का रॉन्ग है और जल्दी बताएं। मेरा ठीक था सर। मालेन आपका, निसार आपका रॉन्ग है, राइट है। सर जी मेरा ठीक है। नसीब साहब आपका क्यों रॉन्ग हुआ है? नसीब, ये दोबारा करोगे आप क्वेश्चन? ये मुझे इतना जो है ना, कोई इशू नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है? ये दोबारा अच्छे से करोगे। अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा मुझे प्राइवेटली मैसेज करना, मैं ये दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन इसमें इशू होना नहीं चाहिए, ये दोबारा तवज्जो से करना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये ऐसा नहीं रॉन्ग होना चाहिए। डेप्रिसिएशन वाला अब आपको समझ लें बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं, ठीक है? ये मिनिमम आपका इतना होना चाहिए कि, और ये इतना टफ भी नहीं लग रहा। चलो, पहले भी अगर यहाँ पे रॉन्ग हुआ था तो मैं कहता। ठीक है हसीब, ये खुद करोगे दोबारा से सोच समझ के, तो फिर ना हुआ तो मुझे बताना, कर लेंगे, ठीक है? हसीब, जी जी सर। दोबारा अच्छे से करना कि किस स्टेप से आपने मिस्टेक की है। हाँ जी, नेक्स्ट जेन कौन सा बता रहे हो? जेन, 138 लेकिन इससे मैंने दोबारा अभी करना है, पेंडिंग में रखा। ये दोबारा करो यार, मतलब ये जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, आप ये जो चीजें रिमूव करके बस निकालना है, ये डेप्रिसिएशन वाला ही कॉन्सेप्ट ही है। दोबारा अगेन करना, ये किसी और का रॉन्ग है? मालेन आपका? हसीब, हसीब ये रॉन्ग है कि नहीं? सर जी मुझे एक बात नहीं क्लियर हो रही हाँ जी, बताएं। कि जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, अगर उन्होंने ईयर्स भी दिए हों, परसेंटेज भी दी हो, तो और रेजिड्यूल वैल्यू भी दी हो, तो हम रेजिड्यूल वैल्यू अगर हम परसेंटेज से करें तो हम उसमें से रेजिड्यूल वैल्यू माइनस करेंगे। नहीं, सर क्वेश्चन नंबर 140 इससे रिलेटेड हमारे पूछ रहे हैं। परसेंटेज के लिए माइनस नहीं करोगे, ईयर्स में जो होगा ना वो माइनस करोगे। ये वाला क्वेश्चन किस किस का रोंग है? मालेन आपका भी रोंग है। 138। नो सर। हसीब आपका? हसीब भाई जवाब दे दो यार। नो सर ठीक है। जैन ये आप करोगे, ठीक है? और मुझे इसका यस बताओगे लाजमी कि 138 मेरा ठीक हो गया या नहीं, आंसर आ रहा दोबारा, तो फिर ये हम करेंगे। हाँ जी, 140 भी रोंग है आपका। नहीं सर, ये सॉल्व हो गया है, लेकिन इसमें जो हिमालयन अभी पूछ रहे थे ना कि सर ऊपर जी ये ईयर भी आप दिए गए, करवाएं। परसेंटेज भी दी। ओके, हुआ हुआ भी है। 1500 माइनस रिवैल्यूएशन, ये चलें ये करते हैं हम।
अच्छा जी, देखें तो अ बिजनेस हैज एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ 30 जून ईयर एंड है। इट परचेज्ड एन आइटम ऑफ प्लांट ऑन 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून 3 मंथ पहले लिया, ठीक है। कॉस्ट यस 15,000, 3 ईयर मेंटेनेंस एग्रीमेंट। अब मुझे बताएं मेंटेनेंस एग्रीमेंट कॉस्ट में जाएगा? तो सर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जबरदस्त, ठीक है, यही चीज मैं आपसे सुनना चाह रहा था। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट इसकी क्या है? कॉस्ट इसकी जो हम रिकॉर्ड करेंगे 15,000 ही होगी। 10,000 At the date of purchase, the item of plant and equipment had an estimated useful life to the business of 5 years and an estimated residual value of 2,000। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी हुई है। This item of plant was traded in for a replacement item on 30 September 2008 at an agreed valuation of $5,000. It has been depreciated at 20% per annum on a straight line basis with a pro rata charged in the year of acquisition and disposal। What is the difference? किधर दिए हुए हैं दोनों? ये तो ट्रेड इन रिप्लेसमेंट कास्ट है, उसके बाद दूसरे एसेट की 20% पे करनी है। फर्स्ट वाली तो इधर ही होगी। मालेन, यस सर। समझ आई कि नहीं इसकी जो मैंने बात की? मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखें तो ऊपर से टॉप पे ये अब सेकंड एसेट आ रहा है, जब रिप्लेस हो रहा है तो ये सेकंड एसेट आ गया आपके पास। तो ये सेकंड एसेट की डेप्रिसिएशन उन्होंने बताई हुई है 20% पर एनम। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको समझना होगा सिर्फ। द आइटम ऑफ तो प्लांट एंड सर जी मशीनरी, फर्स्ट एसेट की कितनी होगी? तो वही मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो उसमें से 15,000 माइनस 2,000, 13,000, 13,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे कुछ इसके बारे में मेंशन किया हुआ 2,600 है। आएगा तो 13,000 डिवाइडेड बाय अगर 5 करो, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 26 5, 2,600 2600 मल्टीप्लाई यस बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। जी हाँ जी। इसी तरह ही सॉल्व किया था, हो गया था सर। ये 650 3 मंथ की आ जाएगी। हम्म, क्लियर है? तो इसी तरह सर जी स्टेप पर बाय स्टेप। हाँ जी, ये बताएं। जी जी, हाँ जी, बताएं आप क्या पूछ रहे हैं। मालेन, आप कुछ पूछ रहे हैं, आपके लिए मैं यहाँ पे रुका। अच्छा जी, मेरी साइड से थोड़ा इंटरनेट इशू था। वॉइस क्लियर है? यस यस सर। हाँ मालेन, आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने सोचा आप सर जी खामोश हो गए। इधर सर जी इधर उसने लिखा हुआ तो नहीं है कि ये न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन परसेंटेज है, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या नहीं लिखा हुआ है? ये नहीं? 20% पर एनम जो वो न्यू एसेट ट्रेड इन करके ला रहा है उसकी परसेंटेज है। तो ये फिर किसकी परसेंटेज है? मतलब आप इसको उसी से करेंगे? तो ये कॉमन सेंस बनाता है ना, ठीक है। बाज क्वेश्चंस में अब नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। जो नहीं लिखा हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स तो है ना, यस सर। ठीक है। जब अब हमारे पास नहीं कोई ऑप्शन बचता है तो हमने तो फिर ऐसा ही करना होता है, ठीक है। समझ आई कि नहीं? अब जी देखे ना, सर। ये एक लॉजिक की बात है। मतलब ये कि अब उसने नहीं मेंशन किया तो व्हाट कैन वी डू, ठीक है। वी कैन डू व्हाट वी हैव,
तो जो हमारे पास होगा, जिस अरेंजमेंट से आ रहा होगा, उसके मुताबिक हमने करना है, और हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन यस सर। हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? जी अब सर। जी yes, पी लेवल तो होता ही, यानी जब वो नेक्स्ट स्टेजेस पे जाएं तो उस वक्त तो आपके डिसीजन पे होता है कि आपने किस वे से ट्रीटमेंट आप कैसे कर रहे हैं। होती यही चीजें, बस एक वो जो होता है ना, कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट और दो कॉन्सेप्ट, आप वहाँ पे थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो आपको अपनी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और ये याद रखना, पी लेवल में यानी कॉन्सेप्ट ही होते हैं बस, आगे अगर आप कॉन्सेप्ट हैं तो पास होंगे, नहीं तो नहीं पास होंगे। मतलब ये इस ACCA की एक बहुत, ये जो बुक्स है ना, 7 बुक्स, विदाउट कॉन्सेप्ट एवरी वन कैन पास इट इजीली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट बुक्स में आप जाएंगे, जिसके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है वो फेल होता जाएगा, फेल होता जाएगा। ठीक है, ये मेरी बात आप जहन में रख लेना। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट्स आपसे पूछते हैं। ये स्किल लेवल में तो फिर थोड़ा सा बुक वाला होता है सिस्टम। ठीक है, कि बुक तैयार करके, पी लेवल में फुल आपके कॉन्सेप्ट चलते हैं। और चाहे आप ट्रीटमेंट उस क्वेश्चन के रोंग कर रहे हूँ, लेकिन आप रिजल्ट तक पहुंच रहे हूँ, तो दैट्स ओके, यू विल गेट इनफ मार्क्स फॉर द पासिंग। ठीक है, आपने सिर्फ ट्रीटमेंट को एक फ्लो में लेके जाना होता है। ठीक है, कि ये इस एसेट को हमने ऐसे ट्रीट करना है, ये ऐसे ऐसे होके यहाँ तक हम लेके जाएंगे। आपने फाइनल एक डिसीजन मेक करना होगा। समझ आइए? यस सर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा है कि बिल्कुल वाजिया नहीं है, तो हमने एक फ्लो से चलना है, कि जो एक प्रोसेस है हमने वो फॉलो करना है। समझ आई? यस सर। हम्म। तो अगर क्वेश्चन, अगर वो फ्लो से क्वेश्चन ना हो तो फिर इशू है, अगर हो रहा है तो दैट्स फाइन। ठीक है, यस सर। समझ आइए? जी। नेक्स्ट। 154. अच्छा, एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स। अच्छा, 49 है सर। 149। अच्छा, हाँ। 149 देख लेते हैं यार, ये फिर जो है कहते हैं ये भी 149। एक्सपेंस टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक्सपेंस क्या करना है हमने? अच्छा, ये किस किस का रोंग है? ये पहली अटेम्प्ट में मेरा रॉन्ग है, अभी दोबारा करना है। ये हो गया था आपका? नहीं होगा सर जी, अभी दूसरी बार करना है इसको। अच्छा, ये मालेन सर जी रोंग है। रोंग है आपका। ठीक है, अच्छा जी, मुझे ये बताएं, प्रोजेक्ट ए को आपने एक्सपेंस किया या इसको कैपिटलाइज किया था? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है ना? सर जी ये एक्सपेंस है। हसीब, ये आपका भी एक्सपेंस है? तो हसीब बोल जाया करो यार। जी सर। हाँ, बोला करो ना, ये मैं पूछता हूँ उसी वक्त बोला करो। दूसरा, प्रोजेक्ट बी आपका एक्सपेंस है या कैपिटलाइज किया है आपने? हसीब, जी सर। क्या है जी सर? जी सर क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ, एक्सपेंस किया है या कैपिटलाइज किया है जी सर? सर इसकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, मालेन, दूसरा प्रोजेक्ट बी एक्सपेंस किया है या कैपिटलाइज किया है? सर जी कैपिटलाइज किया था। ठीक है, जैन, आपने ये क्वेश्चन किया? सर जी रॉन्ग है। यार रोंग तो है, ठीक है चलें, रोंग है। आपने तो पहली बार ही खत्म कर दिया सब कुछ। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट ए एक्सपेंस किया था या कैपिटलाइज किया था? सर जी वो एक्सपेंस। ठीक है, जबरदस्त। निसार साहब, आपको आवाज आ रही है?
निसार को सिग्नल बहुत वीक है मुझे लगता है। निसार, आपको आवाज आ रही है? निसार साहब रिमूव हो गए हैं। चले हम ये कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्ट बी, ठीक है। प्रोजेक्ट बी पे सबको इशू आ रहा है, बाज ने कैपिटलाइज किया है, बाज को समझ नहीं आ रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट ए को देखें तो प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉस्ट इंकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द ईयर वर, ठीक है। कोई डिटेल नहीं बताई गई कंप्लीट होगा या नहीं। पायरेट completion criteria, project develop a new process which will save production time in manufacturing of widgets, ठीक है। प्रोडक्शन सेव प्रोडक्शन टाइम अच्छा जो है, यानी बता रहा है क्योंकि प्रोडक्शन टाइम सेव होगा, ज्यादा यूनिट बनेंगे, फायदा ही होगा। प्रोजेक्ट commenced on 1 January 2005 and met the capitalization criteria on 31st August 2005, ठीक है। सब कुछ डेट के इन अंदर हो रहा है, यहाँ तक तो लग रहा है कैपिटलाइज होना चाहिए। कॉस्ट incurred ड्यूरिंग 2005 was $78,870 to 31st August and $27,800 from 1 September onward। अब देखें, ठीक है, देखो ये क्या है, ये क्या लाइन लिखी हुई है, मेट द कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया ऑन 31st अगस्त 2005, कि इसने कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया कब मीट किया? 31st अगस्त को, कि 31st अगस्त को ये हम कैपिटलाइज करने के काबिल हो गए। तो 31st अगस्त से आगे जो भी इसकी कास्ट होगी वो कैपिटलाइज होगी, पीछे वाली नहीं होगी। इससे पीछे वाली एक्सपेंस होगी, ठीक है। इससे जी सर। पीछे, इससे क्योंकि अब हमें श्योर हो गया है कि पाइरेट वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो यस सर। क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट हो गया है, तो उस कंप्लीशन के बाद ही हम एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। उससे पहले अगर हमें डाउट है तो कभी भी एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। देखें, आपको पता है ना, अब इस पे अभी बड़ा एक्सपेंस होता है क्योंकि अभी इसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, मशीन चली नहीं है। क्या पता ये 7-8 मंथ मजीद एक्सपेंस हो तो फिर जाके ये प्रोडक्शन लाइन पे काम करने के काबिल हो। तो वो जो मजीद जो 7-8 साल का एक्सपेंस होगा वो हम कैपिटलाइज करवा देंगे इसकी कास्ट में, लेकिन इससे पीछे नहीं करवा सकते जब तक हमें श्योरिटी नहीं है। समझ आई? यस। यस सर। तो ये भी, ये वाला एक्सपेंस, ये वाला